नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राज सर आपके बीच में फिर एक नया वीडियो के साथ उपस्थित हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और खूब मेहनत करेंगे प्यारे बच्चों। तो आइए बिना विलंब के शुरू करते हैं अपना वीडियो। आइए, हम सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो सोशल साइंस में आपका जो हिस्ट्री का जो पार्ट है उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, हम अच्छे से जानते हैं कि हिस्ट्री कितने भागों में विभाजित है। 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन सा? प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्राचीन के बारे में 2-3 वीडियो मैंने उसको समाप्त कर दिया है, इंपॉर्टेंट फैक्ट को। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके आप लोग ध्यान से देखें। इसमें भी मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है, इसमें सबसे पहले हम आपसे चर्चा करेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत पर मुस्लिम आक्रमण कैसे क्या हुआ था, 3-4 फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से बात कर लेंगे। फिर दिल्ली सल्तनत के बारे में बात कर लेंगे। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश पाए जाते हैं, ये खिलजी वंश, तुगलक वंश, ये सारी चीजें हैं। और विभिन्न प्रकार के जो हमारे दिल्ली सल्तनत के जो थे सुल्तान थे, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए भारत पर मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, तो पहला क्या है? मक्का। सबसे पहले तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मक्का जो है कि कहाँ पर स्थित है। मक्का मदीना का आप लोग नाम सुने होंगे, बहुत ही पवित्र तीर्थस्थली है। ठीक है, तो मक्का ये कहाँ पर है प्यारे बच्चों? सऊदी अरब में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो क्या बताएंगे आप? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी। ठीक है, नेक्स्ट है गजनी राजवंश का संस्थापक। गजनी है ना, राजवंश है, तो गजनी राजवंश के संस्थापक कौन थे? अल्पतगीन। मेरे साथ आप लोग बोलिए, अल्पतगीन। ठीक है, याद रखिएगा इसको, ये पूछता है, इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा आपसे, कहेगा कि गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? क्या बताएंगे? अल्पतगीन। ठीक है, नेक्स्ट है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान, तो क्या बताएंगे प्यारे बच्चों? अल बरूनी। क्या बताएंगे? अल बरूनी। ठीक है, नेक्स्ट भारत पर आक्रमण करने का सही क्रम है। ये जो भारत पर मुस्लिमों ने आक्रमण किया, तो इनका एक सही क्रम है। सबसे पहले किसने किया? महमूद गजनवी ने। फिर इसके बाद क्या है? मोहम्मद गोरी ने। फिर किसने किया? चंगेज खान ने। फिर किसने किया? तैमूर ने। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पर लिखा है भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम और यहाँ पर बता रहे हैं महमूद गजनवी। एक्चुअली जब 4 ऑप्शन देकर के मिलाने के लिए जाएगा, जिससे पहले नाम इसका दे देगा मोहम्मद गोरी का, फिर महमूद गजनवी का, फिर तैमूर का, फिर चंगेज खान, यानी 4, ये चारों का नाम एक ऑप्शन के रूप में पूछेगा, तब यहाँ पर हम ऐसा क्रम लगाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, महमूद गजनवी नंबर 1 पे, फिर मेरे साथ बोलिए महमूद गजनवी, फिर इसके बाद मोहम्मद गोरी, फिर इसके बाद चंगेज खां, और इसके बाद फिर क्या है? तैमूर। तैमूर सबसे लास्ट में। ठीक है, आइए ये इतना समाप्त हो गया। अब हम बात करने जाएंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, ये दिल्ली सल्तनत के बारे में देख लीजिए। तो एक्चुअली जो दिल्ली सल्तनत जो जिसको कहा जाता है, ये 5 वंशों ने मतलब इस पर राज किया था। तो उनका एक मैं क्रम आपको ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ। ट्रिक है गुल, खिले, तो, सै, लो। मेरे साथ आप लोग भी बोलिए, गुल, खिले, तो, सै, लो। गुल से क्या हो जाएगा? गुलाम वंश। गुल से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? गुलाम वंश। खिले से खिलजी वंश। क्या हो जाएगा? खिलजी वंश। तो से यहाँ से तब पकड़ लीजिए, तुगलक वंश। सै से क्या हो जाएगा? सैयद वंश। और लो से क्या हो जाएगा? लोधी वंश। ये इसी क्रम में इन सभी जो 5 वंश हैं, इन्होंने क्या किया था? दिल्ली पे राज किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, गुल, खिले, तो, सै, लो। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए सबसे पहले हम गुलाम वंश के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, क्या करना चाह रहा है? तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? सबसे पहले तो आपसे यही प्रश्न पूछा जाएगा कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो क्या बताएंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। ठीक है, और देखिए अब कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं आप पर ला जाऊँ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को और किस नाम से जाना जाता है? तो क्या बताएंगे? लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? लाख बख्श का मतलब होता है कि लाखों रुपए दान दे देने वाला। मतलब उस समय की बात बता रहा हूँ,
ठीक है। उस समय पर ये लाखों रुपए कुतुबुद्दीन ऐबक साहब क्या करते थे, ये दान देते थे। इनके दरबार में जैसे गए, कोई अपनी समस्या सुना कि साहब बड़ी समस्या हमारे साथ है, बेटी की शादी करनी है, या कोई बीमार है, मम्मी बीमार है, पापा बीमार है, या कोई अपनी समस्या का सामने ला दिया, कोई खतरनाक डिजीज से परेशान है, तो अपना ये क्या करते थे, पैसा वगैरह इनको दे देते थे। तो इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। और ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, ये छोटे मोटे वनडे जो इतने भी एग्जाम होते हैं, ये लाख बख्श सीधा पूछता किसे कहा जाता है, 4 ऑप्शन में देगा। नेक्स्ट है, और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने अपनी राजधानी दिल्ली में नहीं बनाई थी। कहाँ बनाई थी, लाहौर में। कहाँ बनाई थी, लाहौर। लाहौर कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन और पूछता है, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया है, तो क्या बताएंगे प्यारे बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने किया है 2.5 दिन का झोपड़ा। एक्चुअली नाम तो लग रहा है 2.5 दिन का झोपड़ा, कोई झोपड़ी सा झोपड़ी नहीं है, मतलब ये भी एक महल टाइप का ही है, समझ रहे हैं। ये कहाँ पर है, अजमेर में है प्यारे बच्चों। अजमेर में ये 2.5 दिन का झोपड़ा, मतलब 2.5 दिन में ही तैयार किया गया था। वहां पहले से कुछ और भी साक्ष्य थे, और कुतुबुद्दीन साहब ने क्या किया कि अपना लगा करके कारीगर वगैरह जो भी उनके कार्यकर्ता थे, सबको लगा करके 2.5 दिनों में ही उसको एक राजमहल टाइप का बना दिया। तो उन्होंने उसका नाम दे दिया कि 2.5 दिन का झोपड़ा। कहाँ पर है ये, अजमेर में। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, झोपड़ा झोपड़ी नहीं है, एक महल ही है, ऐसे याद रखिएगा बस। लेकिन इसको इस नाम से जानते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा। नेक्स्ट है, इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो चौगान खेलते समय। चौगान एक प्रकार का खेल होता है, खेलते समय घोड़े से गिरने से के पश्चात इनकी क्या हो गई, मौत हो गई। ठीक है, किसका मौत हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक साहब का। नेक्स्ट है इल्तुतमिश, इनके बाद कौन आ जाते हैं, इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम। यानी इल्तुतमिश साहब किसके गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसके गुलाम थे, मोहम्मद गोरी के। याद रखिएगा, मोहम्मद गोरी के गुलाम कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक साहब थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था, इल्तुतमिश। तो गुलाम का गुलाम हुआ कि नहीं हुआ, ये उनके गुलाम थे। मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन थे, और कुतुबुद्दीन के गुलाम कौन थे, इल्तुतमिश। इसीलिए क्वेश्चन बहुत पूछता है कि गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं, गुलाम का गुलाम किसे कहते हैं, तो सीधा सा आंसर होगा इल्तुतमिश, इल्तुतमिश को। ठीक है, आगे देखिए। और इल्तुतमिश के समय में ही चंगेज खां का आगमन हुआ था। भारत पे जब आक्रमण चंगेज खां ने किया था, चंगेज खां बहुत खतरनाक इंसान, चंगेज खां का जो आगमन हुआ था, आगमन मतलब बड़ा प्यार वाला आगमन नहीं, ठीक है, आगमन मतलब ये मारपीट, युद्ध, रक्तपात, धन लूटना, ये सारी चीजें। ठीक है, तो चंगेज खां का आगमन कब हुआ था, इल्तुतमिश के समय में ही आया था। ठीक है, नेक्स्ट है, और इन्हें क्या कहा जाता है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक। दिल्ली का प्रथम, ये कहाँ थे, कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ अपनी राजधानी बनाई थी, लाहौर। तो क्वेश्चन पूछता है कि लाहौर किसकी राजधानी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। लेकिन दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो क्या बताएंगे, इल्तुतमिश। ठीक है, आशा करता हूं कि सारी बातें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद देखिए, रजिया सुल्तान का नाम आता है। तो क्वेश्चन तो यही बनता है कि रजिया किसकी बेटी थी, रजिया किसकी बेटी थी, तो क्या बताएंगे प्यारे बच्चों, इल्तुतमिश की। रजिया जो है कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, इल्तुतमिश के मर जाने के बाद उनकी बेटी ही राजगद्दी पर बैठती है। लेकिन जो राज दरबार के लोग रहते हैं तो उनको ये नागवार लगता है कि एक महिला होकर के पुरुषों के भेष कपड़ा वगैरह पहन करके कैसे वो बैठेगी, वो सिंहासन पर बैठेगी। तो बहुत नागवार, मतलब बहुत लंबी कहानी है, इसको हम अच्छे से पढ़ाएंगे आपको, बस ऐसे फैक्ट रूप में समझ लीजिए। तो रजिया किसकी बेटी है, इल्तुतमिश की बेटी है, और प्रथम महिला शासक के रूप में जानी जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है, अब आ जाता है नेक्स्ट, बलवन का पूरा नाम। इसके बाद कौन आ जाते हैं, बलवन। तो बलवन का पूरा नाम क्या था, गयासुद्दीन बलवन। बलवन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलवन। ये बहुत पूछता है, ऐसा मत सोचिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसने कौन सी उपाधि ली थी, किसने, बलवन ने कौन सी उपाधि ली थी, जिले इलाही की उपाधि बलवन ने ली थी। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ पे मैं पहले से स्टार लगाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और लगा देता हूँ, रक्त और लौह की नीति को किसने शुरू किया था,
रक्त और लौह की नीति को किसने शुरू किया था? इसका भी आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? बलबन होगा। क्या होगा? बलबन। इसी के बाद और देख लीजिए, फारसी त्योहार नौरोज, ये क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है। फारसी त्योहार नौरोज का आरंभ किसने किया था? तो बलबन। बलबन से कितने फैक्ट आपको याद हुए? बलबन से आपको तो याद रखना है कि उनका पहले पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन, इन्हें और क्या कहते हैं? जिले इलाही को उपाधि ली थी। और नौरोज त्योहार का प्रारंभ बलबन ने किया था। रक्त और लौहपात की नीति, ठीक है। जिले इलाही, नौरोज, ऐसे याद रखिए, नौरोज, जिले इलाही और आपका रक्त और लौह की नीति, ठीक है प्यारे बच्चों, ये बलबन ने शुरू किया था। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है खिलजी वंश। क्या है प्यारे बच्चों? खिलजी वंश। देखिए, खिलजी वंश के द्वारा क्या किस पर काम किया गया था? तो ये बाजार नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण पर इन्होंने जबरदस्त काम किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी साहब ने। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण पर काम किया। अब कहेंगे सर ये क्या होता है, मूल्य नियंत्रण और बाजार नियंत्रण? कहने का मतलब है कि यह इनके दरबार में जो भी मार्केट है, जो बाजार लगता था, तो वहां पर कोई भी घटतौली नहीं कर सकता था। अगर मालूम चल गया किसी ने 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम कुछ अगर कोई सामान कम दिया है, अलाउद्दीन खिलजी को मालूम चल गया, तो क्या करते थे? ये ऐसा शासनादेश वहां जारी करते थे कि जिसने घटतौली किया, अगर 100 ग्राम उसने किसी को सामान कम दिया है, तो वो क्या करते थे? 100 ग्राम इसके बॉडी से मान से ही काट लेते थे। वो आर्डर देते थे कि जाओ इसका जो 100 ग्राम कम तौला है, तो इसके बॉडी का कोई पार्ट में से इसके 100 ग्राम मांस निकाल लो, इसको निकाल के उसको तौल दो उसमें। मतलब एक खतरनाक तरीके की नीति थी अलाउद्दीन खिलजी की, ठीक है प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन सीधा पूछता है कि बाजार नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण किससे संबंधित है? सीधा सा उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। नेक्स्ट है भूमि कर 50% कर दिया। 10-20% नहीं, डायरेक्ट। अगर आपको 20 बोरी कोई भी प्रोडक्ट आप गेहूं चावल जो भी उगाते हैं, तो आपको कितना देना पड़ेगा? 50% माल आप उनको उनके राज दरबार में पहुंचा देना है कि लीजिए हुजूर, ठीक है। तो भूमि कर कितना कर दिया था? 50%, ठीक है। यहाँ से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है तुगलक वंश। तुगलक वंश देख लीजिए, ये सबसे अधिक समय तक देश में क्या किया? राज्य किया, ठीक है। देश में सबसे अधिक समय तक राज्य किया। दो प्रश्न बनता है कि जो दिल्ली डायनेस्टी थी या दिल्ली सल्तनत था, उसमें सबसे अधिक किसने राज्य किया और सबसे कम किसने राज्य किया? तो सबसे अधिक की बात करेंगे तो तुगलक वंश, सबसे अधिक की बात करेंगे तो तुगलक वंश ने राज किया था, और सबसे कम की बात करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या बताएंगे? खिलजी वंश, ठीक है। आई होप बातें क्लियर हो रही होगी। आगे देखिए, सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये पूछता है सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा किसने शुरू किया था? तो बताएंगे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का चलन किया था, ठीक है। नेक्स्ट है दीवान ए अमीर कोही। दीवान ए अमीर कोही एक नया विभाग किसने शुरू किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं प्यारे बच्चों, ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है कि बहुत ही पढ़े लिखे थे, बहुत ही विद्वान आदमी। मतलब अब विद्वान तो ठीक है, विद्वान होना अच्छी बात है, लेकिन एक्चुअली करते क्या थे भाई साहब की ये कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे होना अच्छी बात है, लेकिन ये क्या करते थे? किसी भी चीज पर निर्णय लेते थे तो मतलब बहुत ज्यादा उस पर अपना विचार लगाते थे मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। आगे देखिए बात समझ में आ जाएगी। अगला है कि राजधानी दिल्ली से दौलताबाद। दिल्ली थे ना, कहाँ गए? इल्तुतमिश साहब, ये दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक थे, तो वहीं पर आराम से सब कुछ राजपाट चल रहा था, सारा शासन चल रहा था। लेकिन नहीं, इनको लगा कि नहीं यार यहाँ बड़ी समस्या होती है, अपना लगे अलग से दिमाग लगाने लगे। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। तो क्या किए? ऑर्डर दे दिए सबको कि नहीं, अब हमारा जो ऑफिस होगा, जो हमारा राजधानी होगा, दिल्ली नहीं होगा। अब दिल्ली से कहाँ चले गए? दौलताबाद। दौलताबाद कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? जो मुंबई है ना, मुंबई और कर्नाटका के जो बीच का जो जगह है, मैप में बाद बताएंगे आपको, ठीक है। वो जो जगह है वही पर क्या कहलाता है? इसको दौलताबाद। दिल्ली से कहाँ चली गई राजधानी? दौलताबाद चली गई। और इसके बाद की बात मैं बता दूं तो फिर वहां भी इनको रास नहीं आया, उनका भी दिमाग वहां भी नहीं काम किया, फिर समस्या उनको होने लगी। तो क्या किए कि फिर दौलताबाद से फिर राजधानी घुमा करके कहाँ चले आए? दिल्ली। और आप अच्छे से जानते हैं कि उस समय या एरोप्लेन, ट्रेन या बस इस तरह कोई व्यवस्था नहीं थी। मतलब प्रजा को या उनके जो भी सैनिक थे, दरबारी थे, जो भी चीजें थे, मतलब घोड़े से जाना, इक्के से जाना या जो भी उस समय के संसाधन थे,
तो बहुत परेशानी होती थी इनको जाने में। मतलब भाई अब राजा का आदेश है तो लोग उसको मानते थे, फॉलो करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर मन ही मन क्या है, बहुत गुस्सा होते थे कि हमको कैसा राजा मिल गया, कभी यहाँ कहता राजधानी बनाओ, कभी यहाँ राजधानी बनाओ, कहा देने से तो हो जाता है लेकिन जाने में बड़ी समस्या होती है। कुछ लोग तो रास्ते में ही खत्म हो जाते थे, वर्षा है, तूफान है, कई तरह की समस्याएं होती थी। तो क्वेश्चन, दिल्ली से दौलताबाद, फिर दौलताबाद से दिल्ली, किसके शासन में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट है इब्न बतूता। इब्न बतूता, पैरों में जूता, गाना है ना, ठीक है। तो इब्न बतूता ये भाई साहब कहाँ के रहने वाले थे? मोरक्को के। मोरक्को एक देश है, मोरक्को एक देश है और किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है प्यारे बच्चों? अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। मोरक्को एक देश है और अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। वहीं की एक बहुत ही विद्वान साथी इब्न बतूता, ये आए थे, कब आए थे? भारत आए थे। भारत आए थे तो किसके साथ, किसके समय में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही आए थे, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को भी। अगला, होली के त्योहार में शामिल। ये जो आपके मोहम्मद बिन तुगलक साहब है, ये होली के त्योहार में भी शामिल हो जाया करते। हिंदुओं का जो त्योहार होली है उसमें भी शामिल हो जाया करते थे, ठीक है। और नवरोज का आरंभ किसने कराया था? बलबन ने, ठीक है। आगे देखिए, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक थे ही। अब हम बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। इन्होंने क्या किया? बेरोजगारों को रोजगार दिया। बेरोजगारों को, अच्छी बात है, बेरोजगारों को रोजगार मिलना ही चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? बेरोजगारों को रोजगार दिया। दीवाने खैरात बनाया। दीवाने खैरात, जैसे खैरात नहीं कहते हम लोग, क्या खैरात बटा था का, या कुछ नहीं से बात करते क्या? तो इन्होंने एक ऐसा, मतलब गरीबों की मदद के लिए, कहाँ से मिलता जुलता लग रहा है ये आपका, मैं कहा बताया था, हाँ, ये कुतुबुद्दीन ऐबक साहब से कुछ मिलजुल रहा है ना। ये लाख बक्स देख रहे हैं ना, लाखों रुपए देते थे, बेटी शादी है, अच्छा ठीक है ले जाओ, 5 लाख चाहिए ले जाओ। मतलब उस समय की बात थी। तो फिरोज शाह तुगलक साहब भी कुछ ठीक उसी नक्शे कदम पे चल रहे थे। उन्होंने बेरोजगारों को रोजगार दिया और दीवाने खैरात, मतलब किसी भी नीडी आदमी को समस्या है, कुछ भी पैसे जरूरत है, धन दौलत कुछ भी, तो ले जाओ वहां से, ठीक है, दीवाने खैरात। नेक्स्ट है सबसे अधिक गुलाम। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक गुलाम किसके शासनकाल में थे? तो क्या बताएंगे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे अधिक गुलाम थे। नेक्स्ट है नहरों का सबसे बड़ा जाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है क्वेश्चन कि सबसे अधिक नहरों का विस्तार किसने किया था? तो क्या बताएंगे? फिरोज शाह तुगलक। नहरों का सबसे बड़ा जाल, चारों तरफ जाल फैला दिए। फिर आगे आप देखेंगे सिंचाई कर भी लिखा हुआ है, हक ए सर्व या सिंचाई कर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब जिसने जाल बिछाया है, नहरों को खुदवाने में लगा होगा पैसा, और कहाँ से पानी आ गया, कैसे क्या होगा, तो भाई सिंचाई कर तो लेगा ही लेगा। सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो नहरों का सबसे बड़ा जाल फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और हक, और जो सिंचाई कर है उसका स्पेशल नाम है हक ए सर्व, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगवाया था? ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। एक बार और सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगवाया था? तो क्या बताएंगे? फिरोज शाह तुगलक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और लास्ट है दिल्ली सल्तनत का जो सबसे लास्ट वंश है, दैट इज लोधी वंश। इसमें 2-4 फैक्ट देख लीजिए। ये तो लोधी वंश जो थे, कि जो यहाँ इसमें के जो सुल्तान रहने वाले थे वो कहाँ के थे? तो अफगान। अफगान मतलब अफगानिस्तान, ठीक है, ठीक है। लोधी वंश के जो भी थे कहाँ के रहने वाले? अफगान के थे। और मैंने एक क्रम बनाया BSI, बोलिए मेरे साथ, बोलिए BSI, मतलब लोधी वंश के जो 3 शासक थे, तो बी से हो जाएगा बहलोल लोधी, बोलिए मेरे साथ, बी के साथ, बी से बहलोल लोधी, और यस से सिकंदर लोधी, और आई से इब्राहिम लोधी, BSI, ठीक है प्यारे बच्चों। इनका एक क्रम है, सबसे पहले लोधी वंश का कौन शासक था? बहलोल था, फिर सिकंदर, और फिर बाद में कहा जाएगा इब्राहिम, BSI, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये पूछता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछता है आगरा, जहाँ ताजमहल है, जहाँ पर बहुत ही लाखों पर्यटक जा रहे हैं, ठीक है। तो आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो क्या बताएंगे? सिकंदर लोधी। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी का ही एक उपनाम था जिसे कहते हैं गुलरुखी। क्या कहते हैं? गुलरुखी। ये भी इंपॉर्टेंट पूछता है कि किसने अपना उपनाम गुलरुखी, या जो भी कविताएं करना गुलरुखी के नाम से, तो क्या बताएंगे प्यारे बच्चों? सिकंदर। सिकंदर कौन? सिकंदर लोधी। तो इस तरीके से सारी बातें हो गई है, ठीक है।
तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो मैं इतिहास पढ़ा रहा हूँ आपको पसंद आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। तो ठीक है, इससे मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।